हाय एंड वेलकम टू एवरीवन एग्री XYZ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ के बारे में, यानी कि जनरल एग्रीकल्चर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो है उनको अच्छे से डिफाइन किया जाएगा और आप जो है कॉपी और जो है पेन लेकर बैठ सकते हैं, ताकि जो है इसमें जो बताया जाएगा एकदम फैक्ट वाली पॉइंट बताई जाएंगी और जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा उसी पॉइंट पे जो है डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है इसमें से किसको हम बायोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें से आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से हम किसको जो है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, इनमें से तीनों में से किसको हम जो है बायोप्लास्ट बोलते हैं, या इसमें से नॉन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर जो है बायोप्लास्ट हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अल्टमान एक साइंटिस्ट थे 1890 में। ठीक है, अल्टमान एक साइंटिस्ट थे 1890 में। सबसे पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया को सेल ऑर्गेनली का दर्जा दिया और उन्होंने ही सबसे पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था? बायोप्लास्ट बोला था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया को फ्लेमिंग थे एक साइंटिस्ट। फ्लेमिंग ने क्या कहा था? फिला का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद से आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है सी बेंडा ने दिया था। ओके, एक साइंटिस्ट है एफ मेरिस। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया को प्लांट में डिस्कवर किया था। किस में डिस्कवर किया था? प्लांट में सबसे पहले खोजा था एफ मेरिस ने। ठीक है, इसके बाद से एक साइंटिस्ट और हैं, जैसे कि उनका नाम है क्या? स्कीविल्ज। ठीक है, सिकविल्ज। ठीक है, सिकविल्ज है। उन्होंने सबसे पहले जो है बताया था कि सिकविल जो साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक पावर हाउस ऑफ सेल है। आपने पढ़ा होगा कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो सिकविल एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल है। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को कैंड्रियोसोम बोलते हैं, प्लाज्मोसोम बोलते हैं, प्लास्टोसोम बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अक्सर जो है माइटोकॉन्ड्रिया से बोलते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विथ इन अ सेल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको ATP फैक्ट्री बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल हमने बता ही दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे तो कुछ साइंटिस्ट को लेकर के डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट को जो है सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हिकेल। 1865 में सबसे पहले उन्होंने प्लास्टिड को क्या किया था? डिस्कवरी किया था। ठीक है, किसको डिस्कवर किया था? प्लास्टिड को। ओके, और प्लास्टिड का टर्म भी हिकेल ने ही दिया था। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को सबसे पहले डिस्कवर किया था सबसे पहले खोजा था जूलियस वान सैच ने। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट टर्म जो है सबसे पहले जो है इरेरा ने दिया था। किसने दिया था? इरेरा ने। ठीक, इसका फाइन स्ट्रक्चर की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की फाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे मेयर। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले जो है क्लोरोप्लास्ट की फाइन स्ट्रक्चर के बारे में दिया था। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें जरूरी जानना ये होता है कि प्लास्टिड किसे बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टिड का ही अनडिफ्रेंशिएट पार्ट होता है या अनडिफ्रेंशिएटेड प्लास्टिड होता है, जिसे हम क्रोप्लास्टिड बोलते हैं। ठीक है, क्रोप्लास्टिड को सबसे पहले 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट जो है क्या होता है? इसमें जो है ग्रीन कलर को छोड़कर जो भी इसमें जो है सभी कलर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे टोमेटो का ग्रीन कलर कैसे होता है? लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। तो लाइकोपिन पिगमेंट के कारण उसका जो है क्लोरोफिल के कारण इसका क्या होता है? रेड कलर होता है। इस प्रकार से उसे हम क्या बोलते हैं? उसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर को छोड़ के सभी कलर जो है उपस्थित होते हैं। उसके बाद से ल्यूकोप्लास्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस होता है। ठीक है, क्या होता है? कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट को फिर जो है डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एलिरोप्लास्ट। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट उन्हें बोलते हैं जिसमें जो है स्टार्च जो है स्टार्च को स्टोरेज करता है। जैसे वीट, राइस, ये सब जितने हैं सब स्टार्च वाली फसलें हैं। जैसे कि जो है आपका जो है पोटैटो हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ? स्टार्च स्टोरेज प्लांट है। तो ऐसे जिसमें जो है स्टार का स्टोरेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, एलियोप्लास्ट की बात करें जिसमें ऑयल, फैट, ऑयल सीड क्रॉप जितने होते हैं जिसमें फैट स्टोरेज होता है, ऑयल स्टोरेज होता है, उसे इलायोप्लास्ट बोलते हैं। उसके बाद से तीसरा होता है एलिरोप्लास्ट, जिसे प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप जितने होते हैं वो जब स्टोरेज होते हैं उनका प्रोटीन स्टोरेज होता है तो उन्हें एलिरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट को जो है ग्रीन कलर होता है जिसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है जो है फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को लेकर के और डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली है। इसमें जो है 70 या टाइप का क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, ये जो है सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड इसमें DNA पाया जाता है। इसको सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA के बारे में सबसे पहले रिस और प्लाउट 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले जो है इसको बताया था। ठीक है,
एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि डिस्कोइडल या ओवल शेप क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो जितने भी प्लांट होते हैं हाइगर प्लांट उनमें जो है डिस्कोइडल या ओवल शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, कप शेप का जो है क्लोरोप्लास्ट जो है क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है। स्पाइरल शेप या रिबॉन शेप पूछता है, स्पाइरल शेप या रिबॉन शेप का क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो स्पाइरोगाइरम पाया जाता है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि क्लोरोप्लास्ट का जो है ओरिजिन कैसे हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन जो है इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन हुआ है फ्रॉम द साइनोबैक्टीरिया, यानी साइनोबैक्टीरिया से जो है इसका क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है, जिसे आप बीजीए बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक का फंक्शन की बात करें, क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो है फोटोसिंथेसिस करता है। और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आप पढ़े होंगे, साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस होता है उसमें जो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए ही पार्टिसिपेट करता है, किसमें, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। ठीक है, फिर बात करते हैं हम गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी को सबसे पहले जो है डिस्कवर किए थे सी गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। ठीक है, किसमें डिस्कवर किए थे, तो साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल, आउल एंड कैट और आउल के साइटोप्लाज्म के नर्व सेल में जो है सबसे पहले इन्होंने जो है क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी किया था। और इन्होंने एक टेक्निक यूज किया था कैमिलो गोल्जी ने, जिसका टेक्निक का नाम है सिल्वर इमर्जिनेशन टेक्निक। इसके बारे में डिटेल से जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कौन से टेक्निक का यूज किया था। ठीक है, इन्होंने इसका डिस्कवरी किया था तब इन्होंने इसको क्या बोला था, इंटरनल रेटिकुलर अपरेटस बोला था। ठीक है, और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्जी बॉडी को प्लांट में किस नाम से जाना जाता है, तो डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से और इसमें गोल्जी बॉडी में एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्जी बॉडी में एक मेन एंजाइम होता है, वो अक्सर पूछा जाता है। तो गोल्जी बॉडी में जो मेन एंजाइम होता है उसे न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेटेज एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेटेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ये तीन जितना हमने डिस्कस किया है इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही हमने डिस्कस किया है जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन क्या है, राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल। इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो राइबोसोम फैक्ट्री है, सेल का राइबोसोम फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री किसे बोलते हैं, जिसमें जो किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, बनाया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। तो इसमें आप पूछा जा रहा है कि राइबोसोम का फैक्ट्री किसे बोलते हैं, नहीं कि राइबोसोम बनाता कौन है। मेन पूछने का इसमें आशा यही है कि राइबोसोम बनाता कौन है। तो इसमें आप बताइए, राइट आंसर आपका जो होगा इसमें न्यूक्लियोलस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेम जो है सबसे पहले प्रपोज किया था पोर्टर ने सन 1961 में। ठीक है, इस प्रकार से जो डिस्कवरी होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किसको जाता है, पोर्टर को। तो आपसे पूछेगा अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किसने किया है, तो पोर्टर ने किया है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन्हें बोलते हैं जिनमें जो है राइबोसोम अटैच होता है। अक्सर आपसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जो राइबोसोम अटैच होता है वो लार्ज सब यूनिट से अटैच होता है कि स्मॉलर सब यूनिट से अटैच होता है। तो याद रखिएगा कि जो राइबोसोम होता है वो लार्जर सब यूनिट से जो है अटैच होता है, किससे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उसी राइबोसोम के अटैचमेंट के कारण से जो है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें एक रफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन्हें बोलते हैं जिसपे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, वो एकदम स्मूथ होता है, इस पर जो है ग्लाइकोजन या लिपिड का सिंथेसिस होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक, चलते हैं बात करते हैं अब न्यूक्लियोलस की। तो भाई न्यूक्लियोलस के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोलस का साइंटिस्ट को लेकर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो न्यूक्लियोलस का सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया था, फोंटाना एक साइंटिस्ट है, इन्होंने जो है सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था। लेकिन जो टर्म था न्यूक्लियोलस उन्होंने जो है बोहमैन ने दिया था। किसने दिया था, बोहमैन ने जो है टर्म दिया था। ओके, और एक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कि जो राइबोसोम फॉर्मेशन होता है उसमें किसका रोल होता है, तो न्यूक्लियोलस का होता है। ठीक है, चलिए हम अब लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, टोनोप्लास्ट आर आल्सो फाउंड। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो टोनोप्लास्ट होता है वो किस में पाया जाता है। ठीक है, टोनोप्लास्ट आर आल्सो फाउंड न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, पेरोक्सिसोम में या फिर वैक्यूल में। ठीक है, तो टोनोप्लास्ट जो होता है ये जो है वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो टोनोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो वैक्यूल्स में पाया जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को सबसे पहले जो है डिस्कवरी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी किए थे। न्यूक्लियस को जो है
कंट्रोलर या फिर डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे हैमरलिंग, उन्होंने सबसे पहले जो है एसिटाबुलेरिया पे जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था। उसने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोलर या डायरेक्टर होता है किसी भी सेल का, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, दो जो है, एक जो है एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनियल एक प्लांट, एक जो है एक तरह का क्या है ये सेल है, ठीक है। और दूसरा जो है एसिटाबुलेरिया सेरुनुलाटा, दो जो है इन्होंने लिया था सेल, और इन दोनों के बीच में जो है एक का कैप और दूसरे और स्टाल और बेस, और दूसरे का सेरुनुलाटा का जो था एक कैप था, स्टाल और बेस था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जो बेस था उसमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता था दोनों में, ठीक है। तो उन्होंने जो है, ये छोड़िए ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसके बारे में डिस्कस करने से, बस ये जानिए कि हैमरलिंग जो थे वो जो है एसिटाबुलेरिया का जो एक सेल था, एक जो है लार्जेस्ट एल्गा था, उस पर जो है इन्होंने डिस्कवर किया था कि न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोलर या फिर डायरेक्टर होता है, ठीक है। राइबोसोम के बारे में डिस्कस करें। राइबोसोम एक स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली होता है जिसमें जो है किसी भी प्रकार का सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, यानी कि मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो है लगभग राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो है जो राइबोसोम होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो राइबोसोम होते हैं वो जो रफ इंडोप्लाज्मिक से अटैच होते हैं तो किसके तरह अटैच होते हैं, तो लार्जर सब यूनिट से अटैच होते हैं, हमने बता ही दिया था। और इसके साथ साथ अटैचमेंट में दो जो है ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प करते हैं, दो ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा है, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकेंड, याद रखिएगा, ठीक है। राइबोसोम को जो है माइक्रोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। पैलाडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है टर्म राइबोसोम दिया था एनिमल सेल में, ठीक है। और उसके साथ साथ राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल, हमने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस को बोलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को बैक्टीरिया सबसे पहले आइसोलेट किया था, एक इसरेर और वाटसन, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले जो है इकोलाई को जो है आइसोलेट किया था, इकोलाई में आइसोलेट किया था राइबोसोम को, ठीक है। उसके बाद से बात करें हम लोग एग्रीकल्चर वाले, तो एग्रीकल्चर में डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल्चर में जो है सबसे पहले बीन रूट में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, आइसोलेट किया था कि राइबोसोम पाया जाता है। वो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम रोबिन्सन और ब्राउन, दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है बीन रूट में जो है राइबोसोम को क्या किया था, आइसोलेट किया था। बात करें राइबोसोम की प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट में 70 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोट्स में जो है 80 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। 70 टाइप में लार्जर सब यूनिट जो होता है 50 होता है, और स्मॉलर सब यूनिट जो होता है 30 होता है, ठीक है। और यूकैरियोट्स में जो 80 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है उसमें जो है लार्जर सब यूनिट जो होता है 16 का होता है, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो 40 का होता है, ठीक है। कितने लोग पूछते हैं यस क्या होता है, यस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो 15 + 13 मिलाकर क्या बनता है, 70 टाइप का राइबोसोम बनता है, और 16 + 14 मिलाकर के जो है 18 टाइप का राइबोसोम बनता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। राइबोसोम के साइंटिस्ट को याद रखिएगा, और ये किस किस प्रोटीन से जुड़ा होता है, ठीक है। बात करते हैं अब पराक्सीसोम की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, पराक्सीसोम की। पराक्सीसोम को जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था रोडीन एंड टोलबर्ट ने। रोडीन और टोलबर्ट दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले जो है पराक्सीसोम को डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। पराक्सीसोम जो है इन्वॉल्व होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन में भी पराक्सीसोम क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। पराक्सीसोम की मेन अगर फंक्शन के बारे में कोई पूछा तो पराक्सीसोम जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2 जो होता है एक तरह का पॉइजन होता है, ठीक है। बट द पराक्सीसोम हैज़ द एंजाइम दैट कन्वर्ट इनटू द H2O2 इनटू द वाटर। जो पराक्सीसोम ऐसे एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, जो H2O2 जो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड उसको जो है वाटर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, पराक्सीसोम जब आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस तो उसमें जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, जिसमें जो है ATP का कंज्यूम होता है और जो है हार्मफुल प्रोसेस होती है, ठीक है। और इसको एंजाइम जो है ऑक्सीडेटिव एंजाइम की तरह काम करने लगता है, तो उसमें भी पराक्सीसोम का जो है रोल होता है, ठीक है। वैक्यूल के बारे में हमने बता ही दिया। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द टर्म एलील वाज गिवन बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बताइए कि टर्म एलील जो था वो किसने दिया था, बेटसन ने दिया था, जोहानसन ने, मेंडल ने, मॉर्गन ने, बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जोहानसन, ठीक है। जो टर्म एलील है सबसे पहले जो है जोहानसन ने दिया था। इसके साथ साथ जोहानसन ने और क्या क्या दिया था इसके बारे में डिस्कस कर लीजिए। जोहानसन ने जीन, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है, और एलील टर्म किसने दिया है, जोहानसन ने दिया है, ठीक है। मेंडल के बारे में आप जानते हैं, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल को ही बोला जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ मेंडल के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। मेंडल का जन्म जो है 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में था, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है 1857 से लेकर 1864 तक जो है ये जो है
पी पे, गॉर्डन पी पे जो है एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। लगभग 7 ईयर तक, 7 साल तक जो इन्होंने 1857 से 1864 तक जो है इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था पी पे, ठीक है। इनका पेपर जो है, मेंडल का जो पेपर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इनका पेपर का नाम है एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इनके पेपर का नाम है, ठीक। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि मेंडल जो थे उन्होंने गार्डन पीक के पे काम करने के साथ साथ उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे कि वाक बीट, ठीक है, फ्रेंच बीट एंड हनी बी पे इन्होंने भी जो है काम किया था। ये अक्सर पूछा जाता है कि ये इसके अलावा किस पे काम किया था, हवाक बीट, जिसे उसके बाद से फ्रेंच बीन और हनी बी पे भी काम किया था। बेटसन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटसन ने जो है सबसे पहले जो है इन्होंने जो है टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था, बेटसन ने दिया था, ठीक है। मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे बेटसन, ठीक है। उसके अलावा बेटसन और सुंडर्स 2 साइंटिस्ट थे। बेटसन और सुंडर ये दोनों मिलकर जो है होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस एंड जेनेटिक सिग्रीगेशन टर्म जो है इन्होंने ही दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा मार्गन की बात करें तो लोकस टर्म जो होता है वो जो है मार्गन ने दिया था। अब लोकस क्या होता है, लोकस क्रोमोसोम का वो पार्ट होता है या वो भाग होता है या वो ऐसा स्थान, क्रोमोसोम का ऐसा स्थान जिसपे जो है जीन पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं, ठीक है। अब जीन क्या होते हैं, डीएनए का वो पार्टिकुलर सेगमेंट या वो सेगमेंट, डीएनए का वो सेगमेंट, वो छोटा छोटा सेगमेंट जो किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को गवर्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, विच साइंटिस्ट रीडिस्कवर द मेंडल लॉ। ये आपको पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसने जो है मेंडल लॉ को जो है रीडिस्कवर किया था, तो डीब्रीज, कार्ल कोरेंस, टी सरमेक, ये जो है ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। मेंडल्स के बारे में हमने डिस्कस कर ही दिया, उसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है। डीब्रीज को याद रखिएगा, डीब्रीज जो है सबसे पहले म्यूटेशन टर्म में दिए थे, ठीक है। म्यूटेशन टर्म आपसे पूछेगा तो डीब्रीज ने दिया था, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकस टर्म आर गिवन बाई, ठीक है। अभी हमने आपको बता दिया कि लोकस टर्म किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, मॉर्गन ने। जेकिंस जो है सेकंड वाला जो ऑप्शन है जेकिंस, इन्होंने जो है सबसे पहले, जब आप साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पहले कोरेंस को डिस्कस कर लेते हैं। कोरेंस जो थे इन्होंने सबसे पहले 1908 में फर्स्ट बार जो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का जो है डिस्क्राइब किया था। किसमें डिस्क्राइब किया था, मिराबेलिस जलापा में, ठीक है। 1908 में मिराबेलिस जलापा में सबसे पहले जो है कोरेंस ने जो है डिस्कवर किया था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को, ठीक है। और जब उसी में जो एक साइंटिस्ट थे जेकिंस ने 1924 में डिस्क्राइब किया था आइजोप वेरिएशन इन मेज, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल भी है, आइजोप वेरिएशन इन मेज, ठीक है, जेकिंस ने किया था, ठीक है। स्ट्रासबर्गर को आप जानते ही हैं कि क्रोमोसोम का जो है सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया था, तो स्ट्रासबर्गर ने किया था, ठीक है। इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसमें हमने अच्छे से सबको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन कम बनाए थे ताकि उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से डिफाइन कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आपका जो भी कमेंट या जो भी इंक्वायरी होगा आप कमेंट में लिखिएगा, उसके बारे में उस पर जो है कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।